अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली और आज हम डिस्कस कर रहे हैं औरतों की ही डिज़ीज़ को, और वो है कि रहम का बाहर निकल आना। हमने एक सीरीज़ शुरू की जिसमें हमने सारी उन बीमारियों को, उन काज को, उन साइन और सिम्टम्स को डिस्कस किया कि जो औरतों के फ़ीमेल के बांझपन में, औरतों की बेऔलादी में हिस्सा लेती हैं। जो बीमारियाँ जो कि फ़ीमेल को, औरतों को हामला होने में जो है ना दुश्वारी और मज़ाहमत पैदा करती हैं, तो उसी की एक आखिरी बीमारी जो कि रहम का बाहर निकल आना है। ये बीमारी भी और आम तौर पे औरतों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये बीमारी है क्या। दरअसल जब रहम के आसाब उज़लात कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उनकी जिस्म के ऊपर वो गिरफ्त नहीं रह पाती, जिसकी वजह से कि रहम अंदर नहीं टिक पाता और गाहे बगाहे वज़न खींचने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से या तेज़ हरकत करने से औरत के जिस्म से उसका रहम बाहर लटक जाता है। इसकी वजह से भी आम तौर पे बेऔलादी हो सकती है आम तौर पे। तो अब हम चलते हैं कि इसकी काज ऑफ डिज़ीज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं जिसकी बेस पर ये बीमारी लाहक होती है। आम तौर पे ये बीमारी वज़ाए हमल के बाद होती है, यानी जब पहला बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद आम तौर पे जो है ना ये बीमारी हो सकती है कि जो आसाब और उज़लात हैं उनकी वो खिंचावट नहीं रह पाती, जिसकी वजह से कि वो गिरफ्त, रहम के ऊपर जो एक गिरफ्त होती है गोश्त और पट्ठों की, वो बहुत लूज़ हो जाती है और जिसकी वजह से कि रहम बाहर निकल आता है। इसकी दूसरी एक बड़ी वजह वो बेतहाशा सेक्स है। अगर औरतें बहुत ज़्यादा सेक्स करती हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि उनका रहम टल जाए या रहम बाहर लटक जाए। तो तीसरी इसकी एक बड़ी वजह रहम के अंदर ट्यूमर है, रहम की टीबी है, रहम का कैंसर है और रहम की रसोली है। तो इस वजह से भी वज़न बढ़ जाने की वजह से तो भी ऐसे हो सकता है कि रहम बाहर लटक जाए। चौथी एक बड़ी सिम्टम वो ये है, बसा औक़ात बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है और रहम में गोश्त की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रहम अमूमन बाहर लटक जाता है। इसकी पाँचवीं और बड़ी अहम वजह वो ये है कि आम तौर पे देहात की औरतें जो बेचारी फ़ीमेल होती हैं तो वो अपने घर के गुज़र औक़ात के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, मुशक्क़त करती हैं और अपना बहुत ज़्यादा वज़न सर पर रख के वो पैदल सफ़र करती हैं। और ऐसा करते हुए अगर वो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा बड़ी छलांग लगाएं या तेज़ चलें या किसी चीज़ को खींचें तो भी हो सकता है कि एक ख़ास हद से ज़्यादा खिंचाव पड़ने से रहम बाहर आ सकता है। इसके अलावा अब अगर बार बार इस्तिक़ात हमल हो रहा है, बार बार सर्जरी करनी पड़ रही है, बार बार बच्चे ज़ाय हो रहे हैं, तो या किसी वजह से बच्चे की आनोल का कोई टुकड़ा अंदर रह गया है तो उस वजह से भी हो सकता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए और उसके लिए आपको बार बार वहाँ पे सर्जरी करवानी पड़े रहम के अंदर, तो भी हो सकता है कि बार बार रहम बाहर लटक जाए या रहम टल जाए। ये एक ऐसी ख़तरनाक और गंदी बीमारी है कि औरत का हर वक्त जहन जो है वो रहम की तरफ रहता है कि कहीं मेरी रहम बाहर ना आ जाए, कहीं मेरी रहम बाहर ना आ जाए। ये बीमारी इतनी गंदी होती है कि बस औक़ात मर्दों को भी हो जाती है। वो उसमें फ़र्क सिर्फ यही होता है कि उनकी मकद बाहर निकल आती है और औरतों का रहम टल जाता है। तो उसकी अलग काज और उसके अलग ट्रीटमेंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रहम के टल जाने की। तो इसको छोटा ना समझा जाए और इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। हो सकता है कि कुछ औरतों के बेऔलादी की एक बड़ी वजह रहम का टल जाना भी हो। तो अब हम चलते हैं कि इसके टेस्ट की तरफ कि कौन से वो टेस्ट हैं कि जिनकी वजह से हमें पता चलेगा। वैसे तो ये जो बीमारी है इसके अंदर किसी ख़ास टेस्टों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जांच करवाई जाती है वो उस हालत में करवाई जाती है जबकि आपको पता ना चल रहा हो कि बीमारी कौन सी है। तो आमतौर पे इसके टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ताहम कुछ लोग फिर भी वजूहात की गहरी तह में गोताखोरी करना चाहें तो वो टेस्ट करवा सकते हैं। वो ज़ेरे नाफ पेट्रो के हिस्से वंजाइना और यूट्रस का मुकम्मल मुआयना करवाएं और वो मुआयना पहले गायनाकोलॉजिस्ट से करवाएं, किसी लेडी डॉक्टर से करवाएं और उसके बाद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से वो अच्छा अल्ट्रासाउंड करवाएं और इसी के साथ वो पेट के एक्सरा भी करवा सकते हैं। और कुछ फीमेल हार्मोन टेस्ट होते हैं वो भी ब्लड सैंपल देके वो आप करवा के इसकी मुकम्मल जांच में जो है ना आप गहरी गोताखोरी कर सकते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बार बार रहम टल रहा है। अब हम आते हैं कि इसकी सिम्टम के क्या क्या वो अलामात हैं जिनकी वजह से रहम टल जाने से वो इंसानी बॉडी स्ट्रक्चर में, इंसान के बदन में वो हो सकती हैं। तो सिम्टम्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है, हर वक्त उसका जहन रहम की तरफ रहता है, उसकी कमर में दर्द रहता है, ज़ेरे नाफ पेट्रो यानी जहाँ से ये हिस्सा यानी यहाँ से जो टांगें शुरू होती हैं उस हिस्से में दर्द रहता है, लिकोरिया भी हो सकता है, सर दर्द, सुस्ती, काहली, बदन में बेचैनी भी हो सकती है
اور मरीज़ के अंदर एक अनकॉन्फिडेंस मरीज़ फील करता है, अंदर ही अंदर से उसको लगता है कि मुझे एक गंदी बीमारी खाई जा रही है, जो कि एहसास कम तरीका भी उसको शिकार कर सकती है। तो अब हम चलते हैं कि इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मैं चूँकि बीइंग एज ए होम्योपैथिक, मैं एक होम्यो डॉक्टर हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे इलाज बिल मिसल रेकमेंड करूँगा, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, और आप घर बैठे अपनी सिम्टम करके उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर हजरात आके मेडिसिन बताते हैं वो ऐसे यूज़ नहीं करनी चाहिए। किसी हद तक वो सच भी कहते हैं, लेकिन वो ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एलोपैथिक मेडिसिन हैं, जो हर्बल मेडिसिन हैं, जो कि मिजाज के एतबार से और एक माहिर को देनी चाहिए। तो लेकिन ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है, आप ये प्योर होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसको बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के, बग़ैर किसी डॉक्टर के मशवरे के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो आपके अगर बगल में इर्द गिर्द कोई होम्योपैथिक डॉक्टर हो तो उससे भी अपनी जांच करवा के मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो कोई होम्यो स्टूडेंट मेरी तरह वो देख रहा है, या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके लिए तो मैं ये वीडियो बना ही उन्हीं लोगों के लिए रहा हूँ कि उनको फ़ायदा हो। आमतौर पर होम्यो से रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते, इसमें बहुत ज़्यादा बदन की तशरीह बदन को नहीं पढ़ते कि जिस्म क्या है, उसके कितने सिस्टम्स हैं, और कहाँ पे कमी बेशी होने से कौन कौन से बीमार या कौन कौन से अमराज लाहक हो सकते हैं। तो उन्हीं को डिस्कस करने के लिए, मैंने उनको समझाने के लिए ये मैंने आपसे आज ये रहम के टल जाने की मैंने मेडिसिन शेयर कर रहा हूँ। तो ये कम्बिनेशन मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस कम्बिनेशन का मैंने नाम रखा हुआ है जी रिलैक्स वुमेन कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन पिछले 5 साल से मैं अपने जो है ना क्लिनिक में मुख्तलिफ वक्त में वक्तन फ़वक्तन यूज़ करवा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव कम्बिनेशन है, नो साइड इफ़ेक्ट है। हर मुल्क में इसकी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हर उम्र की औरत इसको ख़ुद भी बना के यूज़ कर सकती है, होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं उस कम्बिनेशन की तरफ कि उसमें हमने कौन कौन सी मेडिसिन डाली हैं। तो उसकी पहली मेडिसिन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त मेडिसिन है, और वो मेडिसिन है बेलोडोना। जी हाँ दोस्तों, बेलोडोना ज़बरदस्त मेडिसिन है और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये सोजिश की, स्वाइलिंग की ज़बरदस्त मेडिसिन है। और आपको पता है कि रहम के पट्टे जब सोजिश करते हैं या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो तब भी अक्सर रहम टल जाता है। तो इस कम्बिनेशन की जो पहली मेडिसिन है वो है बेलोडोना, और बेलोडोना हमने लेनी है 30 पोटेंसी में। बेलोडोना आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इसी के साथ इसकी जो दूसरी मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से 30 पोटेंसी में लेके आएँ, और चाहें तो जर्मन और मसूद किसी की भी लेके आ सकते हैं। तीसरी और आखिरी मेडिसिन, और वो है हेलियोनाज, ये भी 30 पोटेंसी में लेके आएँ। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे आपको मेडिसिन की पिक लगा के दे दूं ताकि आप उनकी सही स्पेलिंग नोट कर लें। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेडिसिन की सही स्पेलिंग और पोटेंसी को नोट कर दूं ताकि आप वहाँ से लिखें और आसानी से आपको लेने में कोई परेशानी ना हो। ये तीनों मेडिसिन आपने लेनी है, और तीनों मेडिसिन को आपने एक खाली शीशी में मिक्स करके 10 झटके मारने हैं। और इनको 10 झटके मारने के बाद इस शीशी के ऊपर आपने लिखना है रिलैक्स वुमेन कम्बिनेशन। ये आप बना के अपने पास रख लीजिए। तो इसके 5 कतरे 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम, ये आप अपनी मरीज़ा को यूज़ करवाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ही थोड़े वक्त में रहम के टलने वाली जैसी गंदी मुहलिक बीमारी, उससे आप निजात पा सकेंगे। और इसके साथ आप कुछ परहेज़ भी करें, ज़्यादा वज़न ना उठाएं, कोई भारी एक्सरसाइज ना करें, किसी चीज़ को खींचे नहीं। बसा औकात लेडीज़ कंबल पानी में भिगो लेती हैं, फिर उनको खींचती हैं या सीढ़ियों तक खुद लेके जाती हैं कि ऊपर सुखाने के लिए, तो तब भी ये मसला हो सकता है। आम तौर पे बार बार अगर इस्तिकात हमल हो रहा है तो वो भी आप उससे कोशिश करें कि उसका कोई अल्टरनेट दूसरा हल निकाल लें। और बेहद गर्म चीज़ें और बैंगन और करेला और इनसे रिलेटेड जो फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, और बहुत ज़्यादा सेक्स से भी इज्तनाब करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।